ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर अजीत के चौरसिया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और इसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। देश में पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 191 करोड़ 79 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार चौरसिया। डॉक्टर अजीत, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर अजीत से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112341764 पर पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011-23421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर अजीत। सबसे पहले देश की अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो लगभग पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा कोविड के केसेस आए हैं, तो आप किस तरीके से मौजूदा स्थिति को देखते हैं? हाँ जी सिद्धार्थ जी, देखिए अभी तो मौजूदा स्थिति पर अगर हम बात करें तो स्थिति काफी कुछ नियंत्रण में है। जैसा कि बीच में हम लोग तमाम सारे सर्वेस और एक्सपर्ट से ये जानने को मिल रहा था कि शायद कुछ फोर्थ वेव जैसा सीन आ सकता है, लेकिन वैसी स्थिति में हम लोग नहीं पहुंचे हैं। अगर ओवर द कंट्री केवल 2000 के आसपास केसेस रह रहे हैं तो इसको हम लोग स्पोरेडिक केसेस के रूप में मान के चल सकते हैं, क्योंकि इक्के दुक्के केसेस हैं। तो इसको हम लोग अभी किसी वेव की तरफ नहीं है, पर हाँ, चूंकि संक्रमण देश में मौजूद है इसलिए सावधानी रखना आवश्यक है। बचाव सर्वोत्तम उपाय है, तो हमें बचाव पर फोकस करके चलना पड़ेगा ताकि हम लोग किसी आने वाली वेव या किसी पीक से बच सके। जी। और डॉक्टर अजीत, आजकल देखा जा रहा है कि कई जगह लोगों में सामान्य बुखार की कंप्लेंट आ रही है, जिसमें फैमिली के एक मेंबर को होता है, फिर पूरी फैमिली जो है 99-100 के आसपास फीवर रहता है और फिर 2-3 दिन में वो ठीक भी हो जाता है। तो अब इस समय चूंकि लक्षण उस तरह के नहीं है तो लोग बहुत ज्यादा जांच भी नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे में ये किस तरीके के, क्या इसको सामान्य वायरल समझा जाए या ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं? नहीं, इसमें कोविड के होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कोविड को सस्पेक्ट करने के लिए हम लोगों को पहले एपिडेमियोलॉजिकल लेवल पर देखना पड़ता है कि कितने केसेस पर डे के हिसाब से डायग्नोस हो रहे हैं जी। और वो एक राइजिंग पैटर्न अगर मिल रहा है तो हम वैसी स्थिति में किसी भी फीवर को कोविड के रूप में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अभी जो पैटर्न आप बता रहे हैं कि 2-3 दिन फीवर रहता है या पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है, तो ऐसा पहले भी होता रहा है। थोड़ा सा सीजन में बदलाव है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी का समय रहता है, फिर शाम को थोड़ी सी टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है। अक्सर ये होता है कि आदमी बहुत ज्यादा धूप में निकला, कुछ काम है, काम तो करने निकलना ही निकलना है घर से, तो वो फिर उसके बाद कुछ टेम्परेचर चेंजेस हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत ये फीवर की दिक्कतें आती हैं। तो इसको हम लोग या तो सीजनल या वायरल, सामान्य वायरल बुखार की तरह लेके चल सकते हैं। और कोई भी वायरल है अगर एक बार घर में आता है तो बाकी लोगों को भी अफेक्ट करता ही करता है, इसलिए कई बार फैमिली परिवार के स्तर पे भी संक्रमण देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर और कोई लक्षण नहीं है, जैसे सांस का फूलना या कुछ जो स्मेल का लॉस होना, सूंघने की क्षमता कम होना, गले में अत्यधिक खराश बने रहना, अगर इस तरह के कोई लक्षण आए तो हम कोविड के बारे में सोचते हैं। या कोई लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेटस में हैं, उनके लिए अगर इस तरह का कोई लक्षण आता है तो उनको जांच कराना आवश्यक है। हर फीवर को जांच कराना कोविड के लिए आवश्यक नहीं प्रतीत होता है।
जी, बिल्कुल। और अभी हम देखें अगर तो डॉक्टर अजीत, धूप बहुत तेज़ हो रही है और आई आई हाँ जी। थिंक पूरे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो एक तपिश जो है बहुत ज़्यादा है। कई हाँ जगह जी। पे तापमान जो है वो 45 डिग्री के ऊपर है। दिल्ली में भी यहाँ पे 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया था। तो ऐसे में जब इस तरह का मौसम है तो लोगों को हीट से बचने के लिए किस तरह की सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ऐसे में लू लगने का या हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है और हम्म, लोगों को गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो इस तरह के हम्म। आजकल के जो मौसम है, इसमें किस तरह से लोग अपना बचाव कर सकते हैं? जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सबसे पहला तो हमें बचाना है कि अचानक से सडनली होने वाले टेम्परेचर बदलाव से बचना है। जी। जो मान लीजिए कई बार लोग एसी में, कूलर में काम करके बैठे कर रहे हैं या ऑफिस वर्क कर रहे हैं और अचानक से बिल्कुल आपका टेम्परेचर उस समय आप हैं 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री पर एसी का टेम्परेचर रख करके, और अगर आप सडनली 20 और 22 डिग्री छोड़ करके 45 डिग्री पे जाएंगे तो हीट स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा है। तो उससे बचना है। दूसरा, पानी का इंटेक अच्छा रखना है। हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप निकल रहे हैं तो पानी, तरल पदार्थ लेते रहें। जी। शरीर में नमक की मात्रा ठीक रहे उसके लिए फ्रूट जूस वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं। कई बार बाहर निकलते हैं हम लोग तो सर ढक के निकलने को कहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं छतरी लेके भी निकलते हैं। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिससे हम लोग हीट स्ट्रोक जैसी समस्या से बच सकते हैं। जी। और डॉक्टर अजीत, आपका मेडिसिन में बहुत लंबा अनुभव रहा है और अभी 17 मई को हमने इंटरनेशनल या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया है। और हाइपरटेंशन या जो उच्च रक्तचाप है, एक ऐसी बीमारी है जो बहुत आम है और इस समय अगर हम देखें तो लगभग विश्व में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इससे प्रभावित है। और आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसके मद्देनज़र ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में सामने आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या प्राइमरी सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर हम जान सकते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है और हमें किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए? जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया कि हम क्या सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर ये जान पाएं। तो जो समस्या है जो हमारे साथ वो ये है कि हाइपरटेंशन के बहुत ज्यादा लक्षण आम तौर पे होते नहीं हैं। जी। और अगर हाइपरटेंशन लक्षण के साथ आ रहा है तो वो एक खराब स्थिति होती है, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन की वजह से टारगेट ऑर्गन डैमेज हम लोग बोलते हैं कि उसका अगर प्रभाव किडनी पर, आंखों पर, नसों पर पड़ रहा है या ब्रेन पर जिसमें स्ट्रोक का दुष्प्रभाव मिल रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति में हम हाइपरटेंशन को डायग्नोज करते हैं तो ये सुखद स्थिति नहीं होती है। जी। और आमतौर पर जो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उसमें बहुत कम लक्षण होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर 35 के ऊपर एज है या 40 के ऊपर एज है तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर जा करके ब्लड प्रेशर अपना नियमित जी। जांच के तौर पर कराते रहना चाहिए। और उसमें अगर ब्लड प्रेशर आपका डिटेक्ट होता है, जैसा कि हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कि 120/80, जी। 120/80, जी। ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और अगर 139 सिस्टोलिक और 80 से लेकर के 80 से लेकर 89 तक डायस्टोलिक आ रहा है तो इसको हम लोग प्री हाइपरटेंशन की स्टेज बोलते हैं। जी। तो अगर इस तरह का कुछ मिल रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर 120 से 139 तक सिस्टोलिक है और 80 से लेकर के 89 तक जी। जी। डायस्टोलिक है, तो उसको हम लोग प्री हाइपरटेंशन की स्टेज बोलते हैं। वहां पर हम लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए जाना चाहिए कि हम और आगे बढ़ने से बचा सकें। और अगर हम मान लीजिए नियमित जांच के लिए जाते हैं और जी। हमारा ब्लड प्रेशर 140/90, 140 सिस्टोलिक और 90 के ऊपर डायस्टोलिक आता है तो वो जी। हम हाइपरटेंशन कैटेगराइज करते हैं। तो उसको हमें नियमित जांच के थ्रू ही पता करना चाहिए। लक्षणों के आधार पर पता करना बहुत मुश्किल होता है, जांच के बाद ही पता चलेगा।
कुछ लोगों में ये जरूर शिकायत हो सकती है जी कि थोड़ी वर्क इफिशियंसी कम हो रही है, कि साहब हम जितना काम कर पाते थे थोड़ा थकान होनी है। जी या कुछ लोग ऐसा है कि नींद आती तो है पर वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, सवेरे उठते हैं तो उतना फ्रेशनेस नहीं महसूस होती। जी जी या कुछ लोग सर के पीछे के हिस्से में दर्द की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हाइपरटेंशन में कोई सिम्टम आएगा। बहुत सारे लोग 160, 170, 180 ब्लड प्रेशर पे भी बिल्कुल सामान्य अपनी गतिविधियां करते रहते हैं। जी इसलिए इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर जो मेरा सुझाव होगा कि अगर आपकी उम्र 40 साल तो आप ऐसे ही रूटीन में ब्लड प्रेशर जरूर अपनी जांच कराएं, जिससे कि आने वाले खतरों से हम लोग बच सकें। जी। और जी कई बार ऐसा देखा जाता है डॉक्टर अजीत की जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जब एक बार दवा शुरू हो जाती है तो आपको लंबे समय तक दवा का सेवन करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग जब दवा खाते रहते हैं और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो फिर वो दवा लेने में ढिलाई बरतते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो ऐसे में ये कितना जरूरी होता है अपनी दवाओं को रेगुलरली लेना? जी। देखिए, जब हम हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट की बात करते हैं, उच्च रक्तचाप के, तो इसमें दवा के साथ मैं दो एस्पेक्ट और हाईलाइट करना चाहूंगा कि जी सबसे जरूरी होता है नमक का नियंत्रण करना। तो हमें अगर कोई भी व्यक्ति हाइपरटेंशन डायग्नोस होता है किसी को भी, तो पहले तो ये है कि मात्रा खाने में सामान्य से कम लेनी है, और ऐसा करके हम 8 से 10 मिलीमीटर मर्करी तक हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा संभव है। दूसरा, अगर व्यक्ति 40 मिनट रोज वॉक करता है और जी फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाता है, तो उसके जरिए भी हम लोग 8 से 10 मिलीमीटर मर्करी अपना ब्लड प्रेशर कम कर पाते हैं। अगर ये सारे दोनों उपाय करने के बाद भी, नमक की मात्रा कम करने के बाद और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी हमारा ब्लड प्रेशर पूरी तरह नियंत्रित नहीं है, तो हम दवाइयों का उपयोग करते हैं। और अगर दवाइयों से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ रहा है, जी तो हम ये मान के न चलें कि ये हमें दवाई बंद करनी है। जितनी डोजेस पर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, उतनी दवा को लेना है। और अगर हम ये मान के चलें कि साहब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया है और अब मैं बंद कर दूं, तो वो वापस से बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है। जी और हाँ, ये जरूर कोशिश करी जा सकती है कि कम से कम दवाओं की डोज पर रखा जाए, कि कितना मिनिमम दवा की रिक्वायरमेंट रहे और उससे कंट्रोल रहे, और बाकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और नमक की मात्रा नियंत्रित करके हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। जी। और जो जी श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में हिस्सा ले रहे हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार चौरसिया। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 यानी 01123421764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के पहले कॉलर हैं बड़ौद से महेश शर्मा जी। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। जी नमस्कार। जी मैं महेश जी, जानना बताएं। चाह रहा हूँ जी, मौसम में गर्मी बहुत है, हम इस बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, और बीपी बढ़ जाता है और कभी डाउन हो जाता है, इसके लिए क्या करें, अब बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर अजीत, मौसम के बारे में तो चर्चा हो गई, लेकिन कहते हैं कि अचानक से बीपी बढ़ भी जाता है फिर कम हो जाता है, यानी इर्रेगुलर रक्तचाप रहता है। तो ऐसे में उसे कैसे हमें स्टेबल करना है? जी देखिए, इर्रेगुलर ब्लड प्रेशर एक समस्या हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जी उन भ्रांतियों से बचना है। कोई भी ब्लड प्रेशर एक निश्चित ब्लड प्रेशर नहीं होता कि ये नॉर्मल एग्जैक्ट फिगर हो। ब्लड प्रेशर हमेशा रेंज में डिस्क्राइब करी जाती है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, अगर वो 90 से लेकर के 120 तक में आता है, या और हम थोड़ा कन्फाइन करें तो 100 से लेकर के 120 तक अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है,
और कभी कभी हम 140 के नीचे कुछ भी है तो उसको हम सामान्य की श्रेणी में ही रख के चल सकते हैं। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में 110 आ रहा है या 130 आ रहा है या 135 आ रहा है तो ये सारी ही वैल्यूज नॉर्मल हैं। उसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहने को तो 80 मिलीमीटर मरकरी को नॉर्मल लेते हैं जो लोअर ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन उसको 80 के ऊपर नीचे थोड़ा सा ले सकते हैं कि अगर ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से लेकर के 89 तक 60 to 89 तक है तो ये नॉर्मल है। कई बार हम उसको लोअर ब्लड प्रेशर बोलने लगते हैं जबकि ऐसा नहीं है। इसी तरह से जो एल्डरली लोग होते हैं उनमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे आता है, धमनियों में बदलाव के वजह से उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो आता है, 60 के नीचे भी कभी कभी मिल सकता है। तो उसको हमको लो ब्लड प्रेशर नहीं मानना है, वो सामान्य ब्लड प्रेशर है जो कि मशीन के डिटेक्ट करने में कुछ ऊपर नीचे हमें मिल सकता है। तो और दूसरी सावधानी एक तो हो गया कि हम रीडिंग का एनालिसिस ठीक करें, उसको हम सही से समझें कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, और दूसरा अगर कोई भी दवाई खा रहे हैं तो उसको रेगुलर खाएं और समय जरूर ध्यान रखें कि अगर हम रोज 10 बजे अगर हम दवाई खा रहे हैं तो रोज हमको 10 बजे ही खाना है, क्योंकि दवाइयों का ड्यूरेशन और टाइम ऑफ एक्शन फिक्स होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम नियमित रूप से एक ही फिक्स समय पर रोज दवाएं लेंगे तो ये जो ऊंचे और नीचे जाने की समस्या है रक्तचाप की, इससे हम बचे रहेंगे। जी। और डॉक्टर अजीत, कई बार लोग अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक बढ़ा चलता है तो उसमें किस तरीके के रिप्रिकॉशंस या परिणाम सामने आ सकते हैं, उसे किस तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है? जी, देखिए, ब्लड प्रेशर अगर अनियंत्रित रहेगा तो इनके दो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन अलग अलग तरह से अलग अलग ऑर्गन को डैमेज के रूप में सामने आते हैं, जिसको हम टारगेट ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। ये टारगेट ऑर्गन डैमेज जो होते हैं ये ब्रेन को, अगर ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है तो वहां पे हमको फालिस या लकवे की शिकायत के रूप में सामने आ सकता है। हार्ट पे इसका असर आता है तो उसमें दिल की दौरा पड़ना, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, उसके रूप में आ सकता है। इसके अलावा जो हमारी नसें होती हैं, नसों में स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज बोलते हैं, ये हो सकता है। और देखते हैं कि इनका जो दुष्प्रभाव है वो आंखों पर पड़ता है, जिसमें आंखों की रोशनी का सडन लॉस होना या आई के अंदर में या रेटिना के अंदर में ब्लीडिंग हो जाना। तो ये 4 मेजर समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, जिसमें ब्रेन, हमारे दिमाग, हमारे दिल को, हमारी नसों को और हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम हमेशा ये संदेश देते हैं कि ब्लड प्रेशर को हमें नियंत्रित रखना है इनसे बचने के लिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी ये बात है और हमें लगता है हमारे जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं वो अब कम से कम डॉक्टर साहब अजीत जी आपकी बात सुनने के बाद अब अपने जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर सही तरीके से लेंगे, अपनी दवाएं सही समय पे लेंगे। और इस बीच लूनी गाजियाबाद से हमारे साथ मोहम्मद यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। यामीन भाई नमस्कार। हेलो यामीन भाई। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी यामीन भाई बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि जिन लोगों को बीपी की बीमारी है वो नमक का इस्तेमाल करें या बिल्कुल भी ना करें, तो ये जानना चाह रहा था। जी। और एक ही चाय कॉफी से बीपी हाई हो जाता है जी? किससे? चाय कॉफी पीने से। हाँ, चाय कॉफी पीने से। जी डॉक्टर अजीत, इनका सवाल बड़ा अच्छा है। एक तो ये जानना चाहते हैं कि नमक का कितना सेवन करना चाहिए अगर हमें ब्लड प्रेशर है, और दूसरा चाय या कॉफी पीने से क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है? जी, देखिए, जहाँ तक नमक का प्रश्न है तो ये नमक पूरी तरह बंद नहीं करना है। एक सामान्य व्यक्ति को जो नमक की मात्रा रोजाना चाहिए वो 8 ग्राम के हिसाब से हमारी नमक की आवश्यकता रोज की होती है कि हमें 8 ग्राम नमक रोज लेना है। तो अब 8 ग्राम तो हम रोज नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन अगर हम उसको 30 दिन के हिसाब से देखें, महीने के हिसाब से,
तो हम ये पाते हैं कि 30 into 8 मीन्स 240 जी 240 ग्राम, जिसको हम लोग एक पाव बोल सकते हैं कि 250 ग्राम नमक की रिक्वायरमेंट एक व्यक्ति जो हाइपरटेंसिव नहीं है उसको होती है जी। लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन है तो हम ये कहते हैं कि 8 ग्राम के बजाय आपको 3 से 5 ग्राम ही नमक रोजाना लेना है। तो अगर हम 3 से 5 ग्राम को कैलकुलेट करें तो हम पाते हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए मैंने कैलकुलेशन किया कि 250 ग्राम नमक महीने भर में खाना है, जी तो हाइपरटेंसिव व्यक्ति को वो 100 से 150 ग्राम तक ही लेना है। उसमें भी अगर हाइपरटेंशन के साथ उस व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी है जी। तो उसको 3 ग्राम तक ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो ये तो हो गई नमक कितनी जी। लें। और डॉक्टर अजीत, कई बार हम खाने में ऊपर से जो नमक लेते हैं, कहते हैं कि वो नहीं खाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, वो जो भी हम ऊपर से नमक ले रहे हैं, एडेड साल्ट जिसको बोलते हैं, जिसको वो नहीं लेना चाहिए किसी भी हाइपरटेंसिव व्यक्ति को। जिसमें हम ऊपर से नमक डालते हैं वो भी है अचार, पापड़, चटनी, सलाद, ये जो चीजें यूज करते हैं जी ये इसमें हम जो नमक का उपयोग करते हैं वो अतिरिक्त नमक की श्रेणी में आता है, एडेड साल्ट बोलते हैं, उनको नहीं लेना है। जो दूसरा प्रश्न था इनका, चाय और कॉफी, यस, कॉफी दोनों में कैफीन होता है और इनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर के रोगियों को चाय और कॉफी की नियंत्रित मात्रा लेनी चाहिए। दूसरा ये भी है कि अगर चाय कॉफी पिया है तो आधे घंटे से लेकर के 2 घंटे तक आपका ब्लड प्रेशर अधिक रह सकता है। तो किसी को हाइपरटेंशन का दवाई चल रहा है, उसको ये देखना है कि मेरा ब्लड प्रेशर नियंत्रित है या नहीं है, या अगर डॉक्टर के चेम्बर में जा रहे हैं तो उसमें भी एक ये प्रोटोकॉल है कि हमें ये देख लेना चाहिए ब्लड प्रेशर लेने के पहले कि अगर हमने आधे घंटे के पहले चाय ली है, पिछले 2 घंटे के अंदर हमने चाय पी है, तो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा, तो हमको उसके अतिरिक्त के समय में, उसके बियॉन्ड जा करके ब्लड प्रेशर नापना चाहिए ताकि हमें अपने ब्लड प्रेशर का सही माप पता चल सके। जी। और इस बीच गुरुग्राम का रुख करते हैं, जहाँ से सुभाष जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी सुभाष जी बताइए, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी सर, अभी मैं सुन रहा था, चूंकि डॉक्टर आपने बताया है कि स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तो इससे ज्यादा भी 139 और 89 बता रहे थे डॉक्टर। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि उससे ज्यादा या खतरनाक स्थिति जो है शरीर में पहुंचाने वाली स्थिति कौन सा नंबर होता है, ताकि शरीर के अंदर वो जो नुकसान पहुंच सकता है, डेड की स्थिति हो जाती है, या जो है शरीर के कौन से अंग पे, दिल पे, गुर्दे पे कौन से अंग पे ज्यादा खतरनाक स्थिति डालता है बीपी, ये बताने की कृपा करें सर, वो कौन सा नंबर है? जी धन्यवाद। मैंने हाँ जी 140 और 90 का फिगर मैंने बताया था कि ये तो डायग्नोसिस के लिए हो गया। उसके बाद जो हम ब्लड प्रेशर को क्लासिफाई करते हैं उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2, तो 140 से लेकर के 140 से 159 तक को स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं जी। और 160 के ऊपर अगर सिस्टोलिक है तो उसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसी तरह अगर हम डायस्टोलिक की बात करें तो 90 to 99 स्टेज 1 में आता है और मोर देन 100 स्टेज 2 में आता है। तो जिस फिगर की आप बात कर रहे हैं कि कौन सा अलार्मिंग फिगर है, तो वो होता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 इसके ऊपर अगर आ रहा है तो उसको हमें गंभीरता से लेना है, वो खतरनाक हो सकता है। रह गई बात कि किस ऑर्गन को डैमेज करेगा, जिन 4 ऑर्गन्स के बारे में अभी मैं पहले बोल रहा था, यही सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हैं, ब्रेन, हार्ट, आर्टरीज और आईज। तो हमको 160 और 90 100 इसके अलर्ट रहना है। हम कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट करते समय हमारा अगर कभी कभी पुअरली कंट्रोल भी है तो भी कम से कम इस फिगर के नीचे रहे हमारा ब्लड प्रेशर।
जी बिल्कुल। और दिल्ली से रमेश कुमार जी का सवाल लेते हैं, वो कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। जी रमेश जी बहुत बहुत डॉक्टर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रमेश जी अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दीजिए। फ्लक्चुएशन बहुत रहती है जी रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर पहले दीजिए। ब्लड प्रेशर था 110/86, उसके बाद एक बार आ गया 86/70। जी अभी डॉक्टर साहब चल रहा है 106/67। तो इसमें डॉक्टर साहब ये ब्लड प्रेशर लो है, इसके लिए मेडिसिन मैं लेता रहूं या नहीं? मैं हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेता हूं डॉक्टर साहब, तो प्लीज बताइए कि लो ब्लड प्रेशर में मैं कैसे करूं? जी डॉक्टर अजीत, अभी ब्लड प्रेशर कम चल रहा है, 106/67 बता रहे हैं, तो ऐसे में इन्हें अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए या विड्रॉ कर देनी चाहिए? जी देखिए, इसमें एक दो सावधानी पहले तो मैं बता दूं कि जब आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप डिजिटल वाला ब्लड प्रेशर मशीन यूज कर रहे हैं जिससे आप ये रीडिंग ले रहे हैं। जी। तो वो उसका तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपने जो ब्लड प्रेशर का कफ है अगर वो बहुत टाइट बांध दिया है तो आपका ब्लड प्रेशर लो आएगा। अगर आपने उसको ढीला बांध दिया है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप अपने एल्बो जॉइंट के ऊपर आप जब ब्लड प्रेशर कफ बांधते हैं तो आप ये देख लें कि वो लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर या 1.5 इंच के ऊपर आप कफ बांधे ताकि आपको जो रीडिंग मिले वो अप्रोप्रिएट मिले। तीसरी चीज ये है कि आपके मशीन की एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो आप गलत रीडिंग लेकर के कंफ्यूजन में आ सकते हैं। चौथी चीज ये है कि एक ही साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर वेरिएबल मिल रहा है जी। और सेम टाइम में आपने 5 मिनट के अंदर मान लीजिए 2 या 3 रीडिंग ली और तीनों रीडिंग बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही हैं, तो वो आपका इसका मतलब ये हुआ कि मशीन की एक्यूरेसी ठीक नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है कि जो एक्चुअल हो आप रीड न कर पा रहे हैं। तो इन सारी सावधानियों को देखने के बाद अगर ये आपने सारे स्टेप्स ठीक किए हैं, आपने ब्लड प्रेशर कप सही यूज किया है, कप का साइज सही है, आपने बांधा ठीक से है, सही जगह पे बांधा है और आपकी मशीन ठीक रीडिंग दे रही है, और तब अगर आपका बीपी जो आपने ये सेकंड रीडिंग बताई थी, 3 रीडिंग आपने बताई, पहली वाली बताई 110/86, दूसरी आप 86/70 और तीसरी 106/67। तो इसमें जो पहली और तीसरी रीडिंग है उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वो सामान्य रीडिंग है। लेकिन हाँ, जो दूसरी रीडिंग है अगर 86/70 की रीडिंग आपकी आ रही है तो वैसी स्थिति में आपको अपनी दवाई, अगर एक से ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं तो उसमें दवाओं की मात्रा कम कर दें, या अगर आप केवल सिंगल टैबलेट पे आपका कंट्रोल आ रहा है तो कम से कम उस पर्टिकुलर डोज को उस समय जो लेनी है उसको न खाएं और अपने अगले दिन के ब्लड प्रेशर पर फोकस करें। और अगर लगातार कम बन रहा है तो आपने जो चिकित्सक जिनसे आपने दवाइयां ली हैं पहले उनसे संपर्क करके आगे का ट्रीटमेंट डिस्कस कर लें। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अजीत, आप आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरी तरफ से भी ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आपसे भी ये कहेंगे कि डॉक्टर अजीत ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर अजीत के चौरसिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।